नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर 8 है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। जो लास्ट चैप्टर था वो था हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझाने में देखो थोड़ा टाइम लगता है, मज़ा भी आता है, इसलिए वो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी। बट मुझे उम्मीद है कि वो इंटरेस्टिंग रही होगी। अब ऐसे ही ये चैप्टर 8 है टाइम एंड मोशन के बारे में। बट मुझे नहीं लगता ये इतना लंबा चैप्टर रहेगा, क्योंकि इसको ये जस्ट अभी इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने 7th क्लास में। आगे जाके जब इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जैसे 8th या 9th क्लास में जब भी ये चैप्टर आएगा, तब हो सकता है हम उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करें। अभी बिल्कुल बेसिक बातें बात करेंगे, स्पेशली हम चैप्टर में बात करेंगे टाइम के बारे में, ठीक है। अब जैसे ये लड़की प्रेरणा है, इसने ये सोच रही है हाउ वाज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस। भाई, टाइम तो शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन घड़ियां वगैरह तो ये हमने बाद में इन्वेंट करी है। उससे पहले कैसे टाइम उसको मेजर किया जाता था? तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है पुराने टाइम की, वो है सन डायल। सन डायल, सन डायल क्या होता है? सन डायल एक इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट बना हुआ मिलेगा, जो जिस पे मार्किंग्स होंगी, जैसे ये है ना, कोने पे मार्किंग्स होंगी, और एक ये ऐसी शेप में एक ऑब्जेक्ट खड़ा मिलेगा। जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होगी, तो इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे या जो शीट है, सरफेस है, इस पे पड़ती रहेगी, और उस अकॉर्डिंग टाइम का पता चलता रहेगा। उस टाइम पे इतना प्रिसाइजली टाइम पता चलना बहुत बड़ी बात थी। बट आज के दिन इसकी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि हमारे पास और एक्यूरेट और प्रिसाइज टाइम मापने के जो डिवाइसेस हैं, यंत्र हैं, गैजेट हैं, वो अवेलेबल हैं, ठीक। और भी और कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल थी? जैसे कि आपका ये वाटर क्लॉक, दोनों टाइप की वाटर क्लॉक है। वाटर क्लॉक का क्या है? जैसे इसमें पानी भर दिया, और इससे पानी दूसरे जो बीकर है, या फिर कोई भी आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट है जिसमें कंटेनर है, उसमें पानी गिरता रहता है, और पता चलता रहता है कि ये इतनी देर में खाली हो रहा है, तो कितना टाइम बीत चुका है। ये इतना ज़्यादा नहीं चला। लेकिन जो ये बी वाला है ना, ये बी वाला, इसको बोलते हैं शायद घटिका करके है। तो आगे आएगा भी इसके बारे में। तो ये बहुत चल रहा है, चला मतलब पुराने टाइम में, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, आपने बहुत जैसे अलग अलग जगह देखे होंगे, विदेशों में स्पेशली ये पुराने टाइम में चलता था, आवर ग्लास करके। एक कैंडल क्लॉक है जिसके ऊपर मार्किंग बनी हुई है, कैंडल जैसे जैसे टाइम के साथ जलती रहेगी और टाइम बीतता रहेगा, और वो मार्किंग के साथ साथ नीचे तक आती रहेगी, तो टाइम का पता चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह की जो क्लॉक्स हैं पुराने टाइम में यूज़ करी जाती थी। अब हम बात करें हैं सनडायल के बारे में। जो ये सबसे बड़ा सनडायल है वो हमारे जयपुर राजस्थान में है, ठीक, जिसको जंतर मंतर बोलते हैं। जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा बिल्कुल सेम। लेकिन जो मेन था, जो ओरिजिनल था, वो 300 साल पहले, आज से 300 साल पहले शायद सवाई मानसिंह या कोई ऐसे ही कोई राजा रहे हैं वहाँ के, उन्होंने, सवाई जयसिंह ने ये बनवाया था। मुझे लगता है सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया था। इसका नाम है सम्राट यंत्र, और इसको आज वर्ल्ड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है, ठीक। इसमें और भी एस्ट्रोनॉमिकल आपको यंत्र देखने को मिलेंगे, एक अलग से स्पेस बनाया हुआ है जहाँ बीच में आपको ये सनडायल देखने को मिलेगा। इसकी हाइट 27 मीटर है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो इसकी शेडो है वो हर 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर मतलब चेंज होती रहती है, जिससे पता चलता रहता है, थोड़ा प्रिसाइजली टाइम का पता चलता रहता है कि भाई टाइम कितना बीत चुका है, ठीक। अब फर्दर यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि भाई टाइम कैसे कैसे मापा जा सकता है। लेकिन अगर पुराने टाइम की बात करें, एक तो जैसे मैंने बताया है सनडायल, दूसरा आपको यहाँ पे घटिका यंत्र है, जो मैं बता रहा था वो घटिका यंत्र है। उनकी हेल्प से ऐसे टाइम को मेजर किया जाता था।
बिल्कुल पुराने टाइम में जैसे सनडायल, जैसे अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य में भी अलग अलग जो मेथड्स हैं, जो प्रिसाइज मेथड्स हैं या शेडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट मेथड्स हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। वराहमिर जो जिसकी हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी, उन्होंने और बेटर तरीके से वर्टिकल शेडो ऑफ ए वर्टिकल स्टिक की हेल्प से और प्रिसाइज मेथड निकाला जिससे टाइम मेजर किया जा सके। फिर वाटर क्लॉक की भी बात आती है, जो अर्थशास्त्र और ये दूसरा शार्दुला कर्णवर्धना कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें वाटर क्लॉक का भी मेंशन किया गया है। लेकिन जो मैंने वाटर क्लॉक पहले बताई, ये बताई थी, ये इतना कारगर साबित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब आप अगर साइंस देखो बहुत अच्छे से, आपको मुझे लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जब यहाँ तक वॉल्यूम फिल होगी, पानी यहाँ तक होगा, तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, वाटर फ्लो बिल्कुल अच्छे से होता रहेगा जितना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वाटर का लेवल यहाँ तक आएगा तो फ्लो कम हो जाएगा, जिससे क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं है। तो ये ज़्यादा नहीं चला, बट ये ज़्यादा चला। इसका भी रीज़न आएगा और इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक। फिर घटिका यंत्र जैसे जैसे टाइम बीता, वो एक पेंडुलम क्लॉक से 19th सेंचुरी में रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। अब बात करें पेंडुलम क्लॉक्स की। तो पेंडुलम क्लॉक्स क्या होती है और क्या होता है, पेंडुलम क्या होता है? देखो, पेंडुलम क्लॉक जो इन्वेंट करी गई थी 1656 में, और वो किसके द्वारा की गई? वो क्रिस्टियन ह्यूगेंस करके कोई हमारे साइंटिस्ट हैं। 1629 से लेकर 1695 तक वो जीवित रहे। और वो गैलीलियो गैलीली, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, शायद अपने स्पेस से रिलेटेड उनकी काफ़ी डिस्कवरीज हैं, तो उनसे वो काफ़ी इंस्पायर हुए। गैलीलियो गैलीली ने क्या एक बारी नोटिस किया कि भाई कोई एक जगह थी जहाँ पे सीलिंग पे एक लालटेन ऐसे लटका हुआ था और वो ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हिल रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी जो नाड़ी है, जो उनकी पल्स है, वो बिल्कुल सेम उसी टाइम पे धड़क रही है जैसे वो लैंप अपना एक पूरा चक्कर बोल सकते हैं या ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। तो इससे उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है जो हम जिससे टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो वहां से ही आइडिया है पेंडुलम का, जो कि फिर क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने बाद में पूरा कंक्लूड करके बना दिया। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक लॉन्ग थ्रेड होता है, उसके नीचे एक बॉब होता है। बॉब, ये बॉब किसी भी शेप का, किसी भी साइज का हो सकता है। ठीक है। और ऊपर एक थ्रेड कहीं बंधा होता है। अब 3 पोजीशंस हैं। अब पोजीशंस कैसे बनी? जब एक पेंडुलम है, मान लो ये बॉब है, बॉब को हमने पकड़ के हम ए पोजीशन तक लेके चले गए। अब ए पोजीशन से ले जाने के बाद हमने बिल्कुल जेंटली उसको छोड़ दिया, तो वो यहाँ आएगा, फिर वापस से फिर वो जाएगा बी पोजीशन तक, फिर बी पोजीशन से वापस आएगा, फिर आएगा ओ पोजीशन से ओ तक, और फिर ओ से ए, ऐसे वो चलता रहेगा, झूलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड ओसिलेशन या ओसिलेटरी मोशन। और ओसिलेटरी मोशन के साथ साथ इसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं कि भी एक पीरियड टाइम पीरियड के बाद वो उसी पोजीशन से गुजर रहा है। ठीक है। पोजीशंस की बात करें तो जो बीच में रेस्ट पोजीशन थी उसको बोलेंगे हम मीन पोजीशन, और जहां तक वो जा रहा है दोनों डायरेक्शंस में उनको बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशंस। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फर्दर जो क्लासेस आएंगी और जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी का पता हो। जब ये पेंडुलम को यहाँ पे बॉब को ऐसे घूमना शुरू कर दिया, तो हमें पता चला कि भाई ऐसे एक वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होता है। आप वन ऑसिलेशन का जो मेजरमेंट है वो कहीं से भी कर सकते हैं। बी से शुरू करेंगे तो वापस जब वो बी पे आएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। जनरली मीन पोजीशन पे उसका जो ऑसिलेशन है वो काउंट किया जाता है, बट इजी रहता है एक्सट्रीम पोजीशन से, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के पास आते ही वो बहुत स्लो हो जाता है और एक टाइम पर रेस्ट पे आ जाता है, और फिर वापस से वो फास्टली दूसरे एक्सट्रीम एंड की तरफ चला जाता है। ठीक। तो अब मैंने बता दिया कि किसी भी एक पोजीशन को फिक्स करके देख लो, वापस उसी पोजीशन पे वो आएगा तो उसको एक ऑसिलेशन बोलेंगे। एंड द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक। अब हमने वो वन ऑसिलेशन देख लिया था कैसे कंप्लीट होगा, और वो कितने टाइम में पूरा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। ये फिजिक्स का चैप्टर है, और फिजिक्स में टाइम पीरियड आप बस ये मान के चलो कि बेस है, फिजिक्स का बेस है टाइम पीरियड। अच्छा,
थिंक लाइक ए साइंटिस्ट में क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ बट नॉट ऑन बॉब्स मास। ऑल पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट ए गिवन लोकेशन। ये बात कितनी गहरी है अभी इसको मतलब बताता हूं मैं। अब देखो यहां पर हमने एक थ्रेड बांध लिया, एक बॉब ये है, फिर इतने ही सेम लेंथ एल लेंथ का ही मैंने दूसरा बॉब मैंने ईंट बांध दी, ठीक। अब अगर हम इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ले जाके सॉरी इस पे पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड जो टी है वो सेम रहेगा। इससे मतलब क्या है, ऊपर जो बात कही गई थी कि जो लेंथ है, लेंथ पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, ना कि मास ऑफ बॉब पे। अब बॉब का मास दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। लेकिन अगर अच्छा ये सेम लोकेशन की बात है, ऐसा नहीं, क्योंकि डेफिनेटली लोकेशन या ज्योग्राफी का जो फर्क पड़ता है, हवा का रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है, बट सिमिलर कंडीशन में ही ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, एक में इतना छोटा ले लूँ जिसमें सेम बॉब लगा है, और एक में मैं ये L1 है, एक में थोड़ा बड़ा ले लूँ, ये है L2। अब डेफिनेटली जो टाइम पीरियड है वो दोनों का डिफरेंट रहेगा। अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि T1 ज़्यादा रहेगा या T2 ज़्यादा रहेगा, वो हम बड़ी क्लासेस में बात करेंगे। लेकिन इतना श्योर है कि बॉब भले ही या उसका मास भले ही सेम हो लेकिन लेंथ चेंज होने पे टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं। इवन सिंपल पेंडुलम पे टाइम पीरियड निकालना भी रिसेंटली एसएससी के पेपर में आया था, तो वो भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल आगे की क्लासेस में देखेंगे। बट आपका बेसिक्स क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। यहाँ बात करी गई है कि भाई जो आजकल हमारा टाइम पीरियड है, जो क्लॉक्स हैं वो सेम बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है कि भी पीरियोडिकली वो सारी प्रोसेस है, वो मतलब वाइब्रेशन है, जैसे क्वार्ट्ज क्लॉक हैं उनका वाइब्रेशन है ना वो इतना रैपिड है और इतना क्लियर है, तो हम उस क्लॉक का जो टाइम है वो बिल्कुल सटीक माप सकते हैं। ऐसे ही एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, वो भी बहुत सटीक आपका जो टाइम है वो देती हैं। बट जो ह्यूजेंस की जो अर्ली पेंडुलम क्लॉक थी उस वो क्या था कि हर रोज़ 10 सेकंड लूज करती थी टाइम में। मतलब अगर 24 घंटे की टाइम है तो उसमें से 23 घंटे 59 मिनट और ये मानो कि आप 50 सेकंड ऐसे अगले दिन वो टाइम दिखाती थी, हर रोज़ 10 सेकंड लूज करती थी। लेकिन जो आजकल की क्लॉक्स हैं वो 1 सेकंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स लूज करेंगी। लेकिन साइंटिस्ट अभी इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज जो टाइम मेजरमेंट क्लॉक्स हैं उनको इन्वेंट करने में लगे। जितना एग्जैक्ट टाइम आप माप पाओगे उतना ही आप बेटर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चीज़ें इन्वेंट कर सकते हो जो कि टाइम बेस्ड है। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ये अलग अलग आपकी क्लॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट जो बेसिक 7 यूनिट्स होती हैं उसमें से एक टाइम की यूनिट भी होती है जो कि सेकंड्स है, या सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड है, उसका सिंबल है स्मॉल एस। और बाकी अपनी ईज के लिए हम बड़ी यूनिट्स का जो इस्तेमाल करते हैं जैसे मिनट और आवर, ठीक। और आपकी यूनिट कैसे यूज करनी है वो यहाँ लिखा, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ बात की गई है घटिका यंत्र के बारे में। घटिका यंत्र क्या यंत्र है, देखो वो भी समझा देता हूँ। एक ऐसे बड़ा सा बाउल होता था, उसमें पानी भरा होता था, यहाँ तक मान लो यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है। उसमें एक छोटा सा बाउल होता था एक पर्टिकुलर साइज का, और उसमें यहाँ पे छेद होता था, ये छेद हल्का सा छेद होता था। वो छेद भी फिक्स्ड था, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से किसी ने कितना बड़ा छेद कर दिया, नहीं। वो छेद जितना भी बाल बराबर भी अगर छोटा बड़ा हो गया तो टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आ जाएगी टाइम मापने में। तो वो एक फिक्स सुई से ही वो छेद बनाया जाता था। तो ये खाली जो कटोरी है या बाउल है यहाँ पे छोड़ दिया जाता। अब इस छेद में से जो ये पानी है ये ऐसे अंदर जाता, इसमें धीरे 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 पानी भरता रहता, टाइम के साथ साथ पानी भरता रहता। जब ये पूरा भर जाता तो आपको पता ही है, जब अगर ये बाउल पूरा पानी का भर गया तो डेफिनेटली सिंक हो जाएगा। सिंक मतलब डूब जाएगा। जैसे ही डूबेगा तो एक घटी बीत गई। एक घटी का मतलब 24 मिनट बीत गए। और उसी में ही उस चीज को आगे शायद बताया गया है, तो गोंग बोलते थे, एक बहुत बड़ा घंटा
ऐसे शहर के बीचों बीच या महल में लगा होता था, वो घंटे को बजाया जाता था, जिससे लोगों को पता चल जाता कि भी 1 घड़ी बीत गई। और जैसे आज हम 24 घंटे हमें पता है कि 24 घंटे होते हैं दिन में, तो उस टाइम पे पूरे दिन को 60 इक्वल घटीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो लोगों को पता चल जाता था कि भी 1 घटी बीत गई, 2 बीत गई, 3 बीत गई, तो कितना टाइम हो गया, ठीक है, या ड्रम बजा के बता दिया जाता था। और साथ के साथ दूसरा जो आपका ये खाली बाउल है विद सेम कंपोजिशन या जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो रख दिया जाता, ताकि साथ के साथ दूसरी घटी का टाइम भी शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेंशन था उस टाइम का, और बहुत बढ़िया टाइम मेजरमेंट आपका आप डिवाइस कह सकते हो, एक तरीके से डिवाइस ही था। अच्छा, 1 सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट वी कैन मेजर यूजिंग द क्लॉक। क्लॉक में हम बेसिकली जब हम घड़ी की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड को माप सकते हैं। क्या हम मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड को माप सकते हैं? नहीं। लेकिन जो आज का हमारा वर्ल्ड है, आज का जो हमारी दुनिया है, उसमें हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी माप सकते हैं, और उनका इतना ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उसेन बोल्ट मतलब फास्टेस्ट मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उसका जो टाइम है 9.58 सेकेंड फॉर 100 मीटर, ठीक है। तो ये 9 सेकंड तो समझ में आता है, लेकिन ये 0.58 क्या है भाई? ये इतना कम टाइम और इतना प्रिसाइज टाइम आपके बिल्कुल जो एडवांस्ड बोल सकते हैं आपके टाइम मेजरिंग जो डिवाइसेस हैं उनके थ्रू ही पॉसिबल है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर जैसे ईसीजी करते हैं, वहाँ पे भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो रोल है, ठीक है। डिजिटल रिकॉर्डिंग है, या बहुत जैसे आजकल हमारे स्मार्टफोन्स में भी या कंप्यूटर्स में ये चीज़ें आने लग गई, जिसपे हम माइक्रो सेकेंड्स भी हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। और आगे जितना भी प्रिसाइजली टाइम मेजर किया जाएगा या साइंटिस्ट उस तरीके को निकाल लेंगे फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिसिन या एडवांस साइंस एक्सपेरिमेंट्स, तो उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा सोसाइटी को समझना, उनकी चीज़ों में आगे बढ़ना, नई इन्वेंशन के लिए इजी हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं स्लो और फास्ट। कौन स्लो है कौन फास्ट, ये कंपैरेटिव टर्म है। और स्लो और फास्ट से हमें कॉन्सेप्ट मिला स्पीड का। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कोई एक पर्टिकुलर टाइम में किसी व्यक्ति ने कोई डिस्टेंस कवर किया तो उसको, उस व्यक्ति की हम स्पीड बोलते हैं, ठीक। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जिसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर आपकी एसआई यूनिट है डिस्टेंस की और सेकंड आपकी एसआई यूनिट है टाइम की, ठीक। तो मीटर पर सेकंड फिर एसआई यूनिट हुई आपकी स्पीड की। बाकी बड़ी यूनिट्स में अगर हम देखें तो किलोमीटर पर आवर भी स्पीड की आप एसआई यूनिट बोल सकते हैं। और स्पीड के लिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो कि आपने मैथ्स में भी देखे होंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करवाए हुए हैं, बताए गए हैं, ठीक। अब बात करते हैं तीनों के बीच में रिलेशनशिप, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एसएससी और रेलवेज के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको पता ही है, कंप्लीट चैप्टर्स मैथ्स में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर ही है, तो बखूबी जानते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे अगर बाई चांस ये क्लास देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखें। आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिनोटेड बाय डी, देन डी इज इक्वल टू स्पीड is denoted by s and time is denoted by t, so d is equal to s into t। इससे आप कैसे भी कुछ भी निकाल सकते हैं। s चाहिए तो आप d by t कर सकते हैं, t चाहिए तो आप d by s कर सकते हैं, और d आपको पता ही है s into t होता है, ठीक है। बस आपको यूनिट्स का ख्याल रखना है, किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है या जो भी है, उस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। बाकी आप सारी चीज़ें आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगर हम हाइपोथेटिकल या फिर आइडेंटिकल सिचुएशन सोचें, हम बोल देते हैं कि एक, जैसे क्वेश्चंस में बोल देते हैं कि एक ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है। क्या मतलब एक ओरिजिनल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्रेन ए से बी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थ्रू आउट जा रही हो? नहीं, वो पहले 0 से 100 जाएगी, फिर बीच में 105 भी हो जाएगी, 95 हो जाएगी, 60 भी हो जाएगी, 110 भी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो स्पीड हम निकाल के देखते हैं दैट इज एवरेज स्पीड। और जैसे यहाँ पे बताया है, इन दिस बुक वी हैव यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। भाई इन्होंने स्पीड को ही, मतलब एवरेज स्पीड को ही स्पीड बोला है, क्योंकि
एक्चुअल स्पीड जो अभी मैंने बताया, तो थ्रू आउट द जर्नी फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज वो सेम नहीं रहती इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज़ किया गया। अच्छा, हम अपनी बाइक्स और गाड़ियों में देखते हैं ऐसे आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर देखने को मिलेंगे। स्पीडोमीटर आप जैसे नाम से जान पा रहे हो, स्पीड मेजर करता है जनरली किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और ओडोमीटर आपका किलोमीटर में मेजर करता है अपना डिस्टेंस को, ठीक है। ओडोमीटर आपका डिस्टेंस से रिलेटेड है, स्पीडोमीटर स्पीड से, ठीक है। अब लास्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के बारे में हम 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपने बताया मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन में, अब उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ जो चीज बताई गई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। भाई स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो वो मोशन कहलाएगा लीनियर मोशन। अब वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डिफरेंस क्या होता है? सपोज एक ट्रेन है, वो अभी ए स्टेशन पे है और उसको जाना है डी स्टेशन पे, ठीक। अब वो दो अलग अलग पॉइंट से होके गुजरेगी, बी से और सी से। अब जब ट्रेन ए से बी जाएगी, क्योंकि ट्रेन यहाँ रुकी हुई है ए पे, तो वो स्पीड अप होगी। क्या होगी? स्पीड अप। फिर बी से सी जाएगी तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक समान स्पीड रहेगी। और फिर ये होगी स्पीड डाउन। स्पीड डाउन कहने का मतलब यहां होगी फास्ट, मतलब स्पीड चढ़ेगी, और यहां होगी स्लो। अब देखो, फॉर एग्जांपल यहां 0 स्पीड थी, यहां पहुंच गई 100 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे भी क्या है 100, हाइपोथेटिकल है ये, 100 किलोमीटर पर आवर। यहां पे होगी फिर से 0, ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जो बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस कवर किया सीधे सीधे पटरियों पे, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ किया और सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि जो स्पीड थी हमारी यहाँ भी 100 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी 100 किलोमीटर पर आवर है। ओरिजिनल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी देखो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन काफी हद तक ऐसे उसके आसपास पॉसिबल हो जाता है कि स्पीड मेंटेन की जा सकती है, बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए तो। लेकिन जब एक स्टेशन से गाड़ी चलना शुरू होती है, तो 0 से 100 तक पहुंचने में उसको सारी स्पीड से होकर गुजरना पड़ता, जो 0 से 100 के बीच है। तो वो क्या है, सीधे सीधे मतलब इक्वल टाइम फ्रेम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। ऐसे ही जब ये स्लो डाउन होती है तो इक्वल टाइम फ्रेम में, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है। तो द मोशन बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड डी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जो बी और सी के बीच में है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो वो सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म जब इक्वल टाइम में पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जब इक्वल टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक। ये यहाँ पे मैंने समझा दिए, यही चीज उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ट्रेन एक्स है, एक ट्रेन वाई है, 10 से 11 बजे तक का बीच वो चलती हैं। जो एक्स ट्रेन है वो भाई पहले जो 10 मिनट है, 10-10 पे वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। डिस्टेंस 20 किलोमीटर का, अगली 10 मिनट में भी 20 किलोमीटर, अगली 10 में 20, अगली में 20, अगली में 20 और अगली में 20, और 11 बजे वो बिल्कुल ऐसे कवर करते करते 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब ट्रेन वाई ने भी डिस्टेंस 120 ही कवर किया 1 घंटे में, लेकिन उसका जो मोशन है वो आप जानिए, पहले घंटे में, पहले 10 मिनट में 20 किलोमीटर बिल्कुल बराबर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अगले 10 मिनट में उसने 15 किलोमीटर, स्लो डाउन हो गई, ट्रेन स्लो डाउन हो गई। फिर इतनी ही चलती रही, फिर एकदम से उसने स्पीड अप कर लिया, फास्ट हो गई, फिर थोड़ी स्लो डाउन हो गई, फिर थोड़ी फास्ट हो गई। ऐसे कर कर आके पता चला कि जो अपनी ट्रेन है डिस्टेंस तो ओवरऑल सेम कवर किया, लेकिन एक तो बिल्कुल सही उसी स्पीड से चलती रही जिस स्पीड से उसने शुरू किया था, और एक ट्रेन कभी
उसने स्पीड बढ़ा दी, कभी थोड़ी सी घटा दी, फिर बढ़ा दी, फिर बढ़ाई रखी, फिर कांस्टेंट रखी, फिर घटा दी, ऐसे चलते चलते ये दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ट्रेन वाई किसको फॉलो करिए? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और ट्रेन एक्स फॉलो करिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक, तो ये आपको मैंने समझा दिया, ये एग्जाम्पल था। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। शायद थोड़ा सा टिपिकल आपको लगी होगी, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा, और ये आपका बेस है जो फर्दर आपकी क्लासेस में जब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।